Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you our subject of maybe this is anatomy, right? So we are starting with this, that is blood clotting. So basically हम लोगों ने सब तरीके की सेल्स के बारे में पढ़ लिया है, प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया है. नाउ अब हम ब्लड क्लॉटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? ब्लड क्लॉटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं और इजी ट्रिक से इसको याद करेंगे, ठीक है? बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ में आएगा. सो ब्लड क्लॉट कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ब्लड फॉर्म्स इट्स लिक्विड स्टेट टू चेंज टू द जेल लाइक कंसिस्टेंसी. आपने देखा होगा ना कि जब कभी कभी जब आपका ब्लड फ्लो होता है, जब वो स्टॉप होता है तो वो ऐसे करके जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है. आप कहते हो कि यार ये कैसे, ये मतलब ड्राई हो गया है ब्लड. सो बेसिकली जब लिक्विड जो स्टेट होती है ब्लड की वो एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी में बदल जाती है, उसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं. समझ में आया? क्लियर हुआ? A host defense mechanism is known as hematostasis. It is a complex process which block the bleeding from the damaged vessel. अब हमने पूरा प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वुंड हुआ है, यहाँ पे कोई घाव हुआ है ना? तो ये ब्लड वेसल है. अब एक क्लॉट बनाना यहाँ ज़रूरी है, जिससे क्या हो, जिससे ये ब्लड यहाँ पे ना जाए, ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो, है ना? तो इस पूरे मैकेनिज़्म को, होस्ट का डिफेंस मैकेनिज़्म जो कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है, हम इससे क्या कहते हैं? हेमेटोस्टेटिसिस. ठीक है. देन जो ये इसमें क्या वर्क करता है? इसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स वर्क करते हैं, है ना? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. और उसके साथ साथ हमारी ब्लड की एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं ब्लड प्लेटिलेट्स, है ना? तो ब्लड प्लेटिलेट्स काम करते हैं. समझ में आया? ठीक है. सो जो प्लेटिलेट्स होते हैं ऐसे ऐसे करके आपस में चिपक जाते हैं, एक दूसरे से आप आपस में जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए. ठीक है. देन यहाँ पे ये बेसिकली फिब्रिन से बने होते हैं और यहाँ पे ये अटैच होके हमारे जो वूंड है, हमारी जो चोट होती है उसको हील करने का काम करते हैं और प्राइमरी एक प्लेटिलेट प्लग बना लेते हैं. ठीक है. ऐसा प्लग बेसिकली हेल्प करता है ब्लीडिंग रोकने में. समझ में आया? क्लियर हुआ? देन एक्टिवेटिंग प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर्स बाय प्लेटिलेट्स लीडिंग टू अ जनरेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट्स दैट बिल्ड अप द प्लेटिलेट एग्रीगेट. जब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमारे होते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम इनका एक निमोनिक से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. जो हमारा एक क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये एक्टिवेट करते हैं किसको? ये एक्टिवेट होते हैं बाय प्लेटिलेट्स, है ना? ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हेल्प करते हैं किसकी फॉर्मेशन में? फिब्रिन का क्लॉट बनाने में. ठीक है. क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं. एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जिससे वुंड हीलिंग हो जाए और हमारी वेसल्स में भी क्लॉट बनाने का काम फिब्रिन करती है. ठीक है. बाद में वो क्लॉट डिजोल्व करने का काम भी प्लेटिलेट्स करते हैं. देन शेडिंग ऑफ द प्लेटिलेट्स एग्रीगेट एंड फिब्रिन क्लॉट्स अकर व्हेन द सेट. जब हमारा, ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही हमारा जो वुंड है वो ठीक होने लगता है, राइट? हमारा जो चोट है या वुंड है जो ठीक होने लगता है, हील होने लगता है, उस टाइम पे ये जो क्लॉट है जो बनता है उसको डिजोल्व कर दिया जाता है. क्लियर हो गया? हम देखो इसको लास्ट अपनी क्लास में भी पढ़ चुके थे. देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, फिब्रिनोलाइसिस. जब हमारा जो भी वुंड है ना, वो हील होने लगता है कि जिससे ब्लड फ्लो ना ही हो, तो यहाँ पे जो क्लॉट बना होता है ब्लड फ्लो को कम करने के लिए उस क्लॉट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और ये प्लेटिलेट्स करती हैं. देखो फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स में ये मेंशन है. अब आपको क्लियर हुआ? अभी मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? हमारे ब्लड में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं. कितने? 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं. देखो फैक्टर ए क्या है? जो फैक्टर ए है वो है हमारा फिब्रिनोजन. 2 है वो है प्रोथ्रोम्बिन. 3rd है वो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर. देन हमारे पास कैल्शियम आयन है. देन हमारे पास लाइबल फैक्टर है. देन अनअसाइंड जो 6th वाला है उसका कोई नाम नहीं है, राइट? देन वी हैव स्टेबल फैक्टर्स और
प्रोकन्वर्टिन, देन वी हैव एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बिन, 10th है स्क्वाट प्रोवर फैक्टर, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन, देन वी है हेजमैन फैक्टर एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ये क्या है? ये सब हमारे ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। मैं आपको एक चार्ट बना के ये पूरा लर्न कराने में हेल्प करूँगी, है ना, बहुत इजी तरीके से लर्न करेंगे तो ये जितना भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो पहले तो आप ये सारे फैक्टर्स लर्न करने के लिए आप निमोनिक का यूज़ कर सकते हो। देखो आप लर्न करो, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन, है ना, ये आप इजी तरीके से लर्न कर सकते हो। क्या है ये याद रखना, जो 6th वाला है वो अनअसाइंड है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, क्लियर है। क्या है सॉरी क्या है? फुलिश पीपल, फुलिश से क्या है? फिब्रिनोजन, पीपल से क्या है? प्रोथ्रोम्बिन, ट्राई से है थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लाइंबिंग से है हमारा कैल्शियम, लॉन्ग से है लाइबल फैक्टर्स, एस से हमारा स्टेबल फैक्टर्स, आफ्टर से हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स, क्रिसमस से हमारा क्रिसमस फैक्टर जो कि हमारा 9th वाला है जिसको हम क्रिसमस फैक्टर्स भी बोलते हैं, देखो इनका नाम लिखा हुआ है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स को हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। सम से हमारा क्या? स्ट्वांट प्रोवर फैक्टर, पीपल से है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन डिपेंडेंट फैक्टर, देन वी है हेजमैन फैक्टर, फॉलन से है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। तो आप कैसे लर्न करोगे? आप ये वाला निमोनिक याद करोगे क्या? मैं यहाँ पे भी दोबारा लिख देती हूँ। आपको याद करना है फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, ठीक है। आप यहाँ पे फुलिश पीपल और लॉन्ग के बीच में कॉमा लगा सकते हो जिससे आपको याद रहे कि जो 6th वाला है वो अनअसाइंड है। देन क्रिसमस, आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन, ठीक है, क्रिसमस के बाद कुछ लोग फॉल हो जाते हैं, बेसिकली एक निमोनिक है। ये आप याद करोगे तो आपको सारे जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो याद हो जाएंगे। टोटल 13 है, ठीक है। जो ये 6th वाला है वो क्या है? अनअसाइंड है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेसेस होती हैं, जैसे 2 प्रोसेस है, 2 पाथवे हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, उनमें ये पाथ लेते हैं और ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐड करके आपको लर्न कराने में हेल्प करती हूँ कि बेसिकली ये प्रोसेस होती क्या है। हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेंज कर लेती हूँ, हम इसे बोलते हैं द कोगुलेशन कास्केड। क्या है ये? एक कास्केड है, एक प्रोसेस है जिससे क्लॉटिंग होती है। समझ में आया बढ़िया तरीके से? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन ये जो कोगुलेशन कास्केड है ये 2 तरीके से हो सकता है। कैसे तरीके से हो सकता है याद रखिएगा। एक है इंट्रिंसिक पाथवे, ये थोड़ा लॉन्ग पाथवे है, ठीक है, इंट्रिंसिक। और एक क्या है? एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये पाथवे ऐसा नहीं है कि दोनों जगह ये पाथवे होते हैं, ये पाथवे की लोकेशन जो है वो अलग अलग है। अगर डैमेज किसी ब्लड वेसल में है तो इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो होगा, डैमेज टू सरफेस, है ना, ऑफ ब्लड वेसल। किसी ब्लड वेसल की सरफेस पर डैमेज है तो बच्चों क्या होगा? तो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो होगा। और अगर यही डैमेज टिश्यू में है तो क्या है? हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो होगा। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? सबसे पहले हम लोगों ने सारे फैक्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। जैसे ही हमारा ये डैमेज होता है, सबसे पहले जो हमारा फैक्टर 12th है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, मानो ये इनएक्टिव है, तो ये क्या हो जाता है? ये एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेट होकर क्या बन जाता है? 12A।
समझ में आया? 12 इनएक्टिव था, एक्टिव होके क्या बन गया? 12A। फिर इस 12A ने हमारे फैक्टर 11th को एक्टिवेट करके क्या बना दिया? 11A। ठीक है, समझ में आया? किसने? इसने बना दिया हमारे 11th फैक्टर को एक्टिवेट। फिर इस 11th फैक्टर ने क्या किया? जो 9th फैक्टर था, है ना, उसको एक्टिवेट कर दिया। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम आयंस की प्रेजेंट में। यहाँ लिख देती हूँ, इस पाथवे में हमें कैल्शियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है। और आपने आयंस में पढ़ा भी होगा, है ना, जब हम पढ़ रहे हैं ना कि आयंस की हमारी बॉडी में क्या नीड होती है, तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि ये कोगुलेशन, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या बन गया हमारा? ये 9th जो फैक्टर था वो एक्टिवेट हो गया। अब इस 9th फैक्टर ने क्या एक्टिवेट किया? इस 9th फैक्टर ने 10 को एक्टिवेट करके 10A बना दिया। तो बच्चों याद रखिएगा कि यहाँ तक तो ये पाथवे अलग है, इंट्रिंसिक पाथवे है, लेकिन यहाँ से कॉमन पाथवे चालू हो जाता है। कॉमन पाथवे कैसे? कि ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों के लिए एक ही तरीके से इसके बाद होता है। ठीक है, तो क्या है? 10th को बना दिया 10th A। समझ में आया? देन 10th A हमारे 5th A फैक्टर की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? चेंज कर लेते हैं। इन दोनों की प्रेजेंस से क्या होगा? जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है, वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, देन ये थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में अगेन क्या करेगा? ये फिब्रिनोजन को किस में बदलेगा? फिब्रिन में बदलेगा। सो फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलेगा बाय थ्रोम्बिन। और ये फिब्रिन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन पॉलीमर में, है ना। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे 13th फैक्टर भी लगता है। 13th फैक्टर 13A में कन्वर्ट होता है और फिब्रिन को हेल्प करता है फिब्रिन पॉलीमर में बनाने में, है ना, जो कि एक क्या बनाता है? स्टेबल क्लॉट बनाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? मैं आपको दोबारा से एक बार समझाती हूँ। ठीक है, अगर आपके कोई भी ब्लड वेसल में डैमेज हुआ है, कोई भी सरफेस पे डैमेज हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो इनएक्टिव 12th फैक्टर है वो एक्टिवेटेड, ए लगा हुआ तो मान लो एक्टिवेटेड है ना, एक्टिवेटेड में बने कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये 11th फैक्टर को कन्वर्ट करेगा, 11th फैक्टर 9th फैक्टर को कन्वर्ट करेगा, है ना, और 9th फैक्टर 10th फैक्टर को कन्वर्ट करेगा। 10th फैक्टर 5th A फैक्टर की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अगेन ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ठीक है, ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन। देन फिब्रिन विद द हेल्प ऑफ 13A फैक्टर फिब्रिन पॉलीमर बनाएगा, जो कि स्टेबल क्लॉट होता है, जिससे इवेंचुअली क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। इतना क्लियर है? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना। यस, इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? और अब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे देखते हैं। कहाँ पे होगा ये? जहाँ पे हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? क्या होता है? ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड 3rd फैक्टर। जो 3rd फैक्टर है वो क्या करता है? हमारे 7th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ये इनएक्टिवेटेड था, इनएक्टिव, और उसको 7th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। देन अगेन 7th फैक्टर जो है वो किसको एक्टिवेट करता है? अगेन ये इवेंचुअली ये 10th A बनाता है। बस इसमें इतना सा ही प्रोसेस है ना। ये 3rd की प्रेजेंस में हमारा जब टिश्यू डैमेज होता है तो 7th फैक्टर एक्टिवेट होता है और 7th फैक्टर हमारे 10th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। बाकी ये प्रोसेस जो थी, ये जो प्रोसेस है ये सेम होती है दोनों में, इसलिए हम इसको कॉमन पाथवे बोलते हैं कि दोनों कॉमन है। आप इसे ड्रॉ कर लोगे तो आपको ईजी रहेगा।
समझ में आया? मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। सेवेंथ ए है ना, और सेवेंथ ए किसको कन्वर्ट करता है? 10th फैक्टर को 10th ए में, और ये हमारी बाकी की जो प्रोसेस है वो सेम रहती है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर्स है वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सो द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन इज अ कास्केड ऑफ एंजाइम। कास्केड मतलब एक पूरा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स की रिक्वायर्ड होती है, हमारे पास आयंस की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, विद इन द एक्टिवेशन ऑफ वन फैक्टर, देखो वही होता है, एक फैक्टर एक्टिवेट होके दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है। तो हमने अभी इसमें पढ़ा ना, क्या होगा कि हमारा सबसे पहले 12th फैक्टर एक्टिवेट होगा, फिर वो 9th को करेगा, फिर वो 11th को करेगा, फिर वो 9th को करेगा, फिर वो 10th को करेगा। तो आप याद कर सकते हो 12, 11th, 9th और 10th, ये किसकी सीरीज़ है? ये इंट्रिंसिक की सीरीज़ है। देन इसमें सबसे पहले 3rd फैक्टर होगा, वो किसको करेगा? 7 फैक्टर को करेगा, और इवेंचुअली 7th करेगा 10th को। 11, 12, 9, 10, ये आपको सीरीज़ याद रखनी है। 12, 11, 9th और 10th। और 10th से क्या हो जाता है? 10th से कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 3 मेन स्टेप होते हैं कास्केड के। सबसे पहले हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू द फिब्रिन। क्या होगा? एक कास्केड चलेगा, पूरा हमारा प्रोसेस चलेगा, ये जो हमने पढ़ा। उसके बाद इवेंचुअली क्या होगा? सबसे पहला हमें प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है। आपने देखा ना, ये 10th फैक्टर और 5th फैक्टर ने किया है। देन जो थ्रोम्बिन है विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन हमारे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। देन हमारा 13th फैक्टर विद फिब्रिन, है ना, किसको विद फिब्रिन किसको कन्वर्ट करेगा? फिब्रिन को फिब्रिन पॉलीमर में कन्वर्ट करेगा। ये हमारे स्टेप्स हैं, देखिए। ठीक है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना। ठीक है, और ये फिब्रिन से क्या हो जाता है? हमारा एक स्टेबल क्लॉट बन जाता है, और फिर ये क्लॉट जो है हमारी ब्लीडिंग है उसको रोकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज अ फर्स्ट स्टेप इन अ ब्लड कोगुलेशन कास्केड। सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे हमारे फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बिन से देखो हम देख लेते हैं, हमारा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है सबसे पहले। ठीक है, जब हमारे सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए, सो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनेगा? थ्रोम्बिन बनेगा। ठीक है, क्लियर है? इट इज़ डन बाय 2 स्टेप। 2 स्टेप से हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। अगर हमारा डैमेज टिश्यू में है तो ये कौन सा पाथवे फॉलो करेगा? एक्सट्रिंसिक। और अगर हमारा ब्लड वेसल में डैमेज है तो ये कहाँ डैमेज होगी? बेसिकली क्या होगा? इंट्रिंसिक पाथवे। आई गेस ये क्लियर है सबको? क्लियर हो गया? अब हम एक्सट्रिंसिक की थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट इज़ नोन एज टिश्यू डैमेज पाथवे। जब टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू के अंदर डैमेज होता है, तो हमारा कौन सा पाथवे फॉलो होता है? हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो होता है। ये शॉर्टर पाथवे, हमने देखा कि केवल इसमें 7th फैक्टर इन्वॉल्व था, राइट। इसमें सबसे पहले थर्ड फैक्टर ने किसको एक्टिवेट किया? 7th फैक्टर को। 7th फैक्टर ने डायरेक्ट फिर किसको एक्टिवेट कर दिया? 10th फैक्टर को। और फिर हमारा कॉमन पाथवे स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें देखो हमारा 11th है, 9th है, 10th है, ऐसा नहीं है, ये शॉर्टर पाथवे होता है एक्सट्रिंसिक वाला। ठीक है, देन द टिश्यू फैक्टर ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज फ्रॉम द डैमेज वस्कुलर टिश्यू। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, देखो इसमें होगा हमारा ये 3rd वाला, है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है कहाँ से? जब हमारा कोई टिश्यू में डैमेज हो। सो ये एक्टिवेट करता है हमारे 7th को। अभी हमने इसमें बच्चों देखा था, ये देखो। तो ये कब रिलीज होता है? हमारा 3rd, या इसको हम क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। हमारा 3rd वाला क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। मानो आपको यहाँ पे टिश्यू में कोई डैमेज हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या रिलीज होगा? सबसे पहले रिलीज होगा ब्लड में क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन।
थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है बच्चों? ये हमारा क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड है। और ये थर्ड किसको एक्टिवेट करेगा? ये हमारे 7th को एक्टिवेट करके उसको 7A बना देगा। और ये 7A फिर क्या करेगा? 10th को 10th A में कन्वर्ट करेगा। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मुझे लगता है आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इसमें। जस्ट याद रखना कि पहले थर्ड एक्टिवेट होगा, थर्ड का रिलीज होगा। जो थर्ड है वो किसको एक्टिवेट करेगा? 7 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, फिर जो 7 है वो 10th को एक्टिवेट करेगा। तो क्या हो गया? 3, 7, 10। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। और मैंने जो पाथवे बनवाया है उसके थ्रू भी आप याद कर सकते हो। देन हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है, लॉन्गर होता है थोड़ा, है ना। सेकेंडरी हीमोस्टैटिसिस होता है। बेसिकली इट बिगिंस विद द एक्सपोजर ऑफ अ ब्लड इनटू द कोलेजन अंडरलाइंग डैमेज एंडोथीलियम। जब हमारा किसी ब्लड वेसल में डैमेज होता है वहाँ पे सबसे पहले कौन सा फैक्टर रिलीज होता है? हमने भी पढ़ा था 12th फैक्टर। बेसिकली सबसे पहले जब हमें चोट लगती है कहीं भी, है ना, जब हमें एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू द कोलेजन अंडरलाइंग द डैमेज एंडोथीलियम, जब कोलेजन से उसका संपर्क होता है ब्लड का, जब कभी डैमेज होता है तो हमारे एंडोथीलियम में जो कोलेजन होता है तो उससे जब उसका इंट्रैक्शन होता है तो सबसे पहले जो 12th फैक्टर है वो एक्टिवेट होकर 12th A में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? 12th कन्वर्ट होगा किस में? 12th A में। 12th A का मतलब एक्टिवेट हो जाएगा वो। देन 12th A इज अ सीरीन प्रोटीएज। क्या है ये? एक प्रोटीएज है ना, एक मतलब एक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है प्रोटीएज। तो ये क्या करेगा? ये हमारे नेक्स्ट फैक्टर जो है, ये हमारा 11th फैक्टर है, उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, सो 11th फैक्टर देन एक्टिवेट्स द अनदर फैक्टर। ये फिर ये 11th फैक्टर हमारे किस फैक्टर को एक्टिवेट करेगा? 9th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और ये 9th फैक्टर को किस फॉर्म में एक्टिवेट करेगा? किसकी प्रेजेंस में एक्टिवेट करेगा? कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में एक्टिवेट करेगा। ठीक है, द फैक्टर 9A इन अ प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8th A। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखोगे कि 10th हो जाता है ना। ये जो हमारा 9th है, आप याद रखिएगा, ये जो 9th है एक एड ऑन पॉइंट है। ये जो 9th फैक्टर है ये विद 8th फैक्टर, है ना, 10th को एक्टिवेट करता है इन इंट्रिंसिक पाथवे। इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, है ना, 9th A इन द प्रेजेंस ऑफ 8th A। ठीक है, यहाँ पे 8th A भी आप ऐड कर लेना। 8th A की प्रेजेंस में हमारे 10th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। और फिर कॉमन पाथवे चलता है जो अभी हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो फैक्टर जो होता है XA, जब वो एक्टिवेट हो जाता है बाय 9th एंड 8th, और इसमें एक्टिवेट हो जाता है बाय 7th। उसके बाद क्या होता है? ये सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। मतलब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है ना। दिस इज अ स्टार्ट ऑफ एन कॉमन पाथवे। फिर कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है जो कि दोनों हमारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में कॉमन होता है। क्या है वो? प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, देन थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिब्रिन का जब हमारे 13th की प्रेजेंस में उसका पॉलीमर बन जाएगा, जिससे जो क्लॉटिंग है वो रुक जाएगी। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा सेम और कॉमन पाथवे है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो क्या क्या कॉमन पाथवे में स्टेप्स हैं कि सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। सो प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर 2, देखो हमारा फैक्टर 2 क्या होता है, ये देखो प्रोथ्रोम्बिन। तो बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन मतलब क्या है? हमारा फैक्टर 2 एक्टिवेटेड हो रहा है। फैक्टर 2 ऑफ अ प्लाज्मा प्रोटीन एंड इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या है? ये इनएक्टिव है ना, ये अपने मन से काम नहीं कर सकता। जैसे क्या होता है, आपको कार चलानी है तो आपको रेस देनी होती है ना, या आपको स्कूटी चलानी है तो आपको रेस देनी होती है ना, तो बिना रेस के काम नहीं करता, ये इनएक्टिव है ना। इसको फॉर्म ऑफ एन एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये प्रो लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये इनएक्टिव है। अब इसको प्रो को हटा के हमें इसे थ्रोम्बिन बनाना है। ठीक है, तो कहाँ पे ये प्रोथ्रोम्बिन बनता है? विटामिन के की हेल्प से ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये हमारे लिवर में बनता है। याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? हमारे लिवर में बनता है। द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स फॉर्म अबव कन्वर्ट्स
प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। फिर क्या है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स होते हैं जो अब हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर सब कुछ, ये क्या करते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। सो द थ्रोम्बिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ता है। ऑल्सो स्टिमुलेट्स इट्स ओन फॉर्मेशन, और अपनी फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता है। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बाय एक्टिवेटिंग एट्थ, फिफ्थ एंड 13th फैक्टर, है ना। तो क्या होता है, ये अगर ये एक बार बनने लगता है तो ये अपनी फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है, और जो फैक्टर्स हैं जैसे 8th है, 6th है, 5th एंड 13th है, इनका भी एक्टिवेशन कराता है, इनको भी ऐसे करके ए की फॉर्म में कन्वर्ट कराता है 13th ए, ठीक है। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तब ये हमारे कास्केड में, पाथवे में मदद करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, है ना, और फिब्रिन टू फिब्रिन पॉलीमर। ठीक है। सो फिब्रिनोजन जो है, जिसको हम फैक्टर ए बी कहते हैं, इज कन्वर्टेड बाय फिब्रिन बाय प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी इनटू थ्रोम्बिन। क्या मतलब है इसका, कि हमने देखा कि हमारा थ्रोम्बिन तो बन गया, है ना। अब ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये क्या करेगा, ये हमारे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमारा फैक्टर ए है, फिब्रिनोजन, है ना। सो क्या करा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन्स फ्रॉम फिब्रिन मोनोमर्स दैट पॉलीमराइज टू फॉर्म अ लॉन्ग फिब्रिन थ्रेड। जो थ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है, ये फिब्रिन के पॉलीमर्स बनाने में हेल्प करता है, जिससे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है बन जाए। दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय अ फैक्टर 13th। ये स्टेबलाइज किससे होते हैं, ये फैक्टर 13 से स्टेबलाइज होते हैं। अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो, ये जो 13 है, ये 13A में कन्वर्ट होके फिब्रिन के साथ फिब्रिन पॉलीमर बनाने में हेल्प करते हैं। पॉलीमर क्या है, एक स्टेबलाइज्ड क्लॉट बनाने के लिए तो यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। 13A, ठीक है। द फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स इज इनएक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बिन टू फॉर्म अ 13th A, ठीक है। ये क्या करता है, 13th A फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जो कि क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। द एक्टिवेटेड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13th A फॉर्म्स अ क्रॉस लिंकेज बिटवीन फिब्रिन थ्रेड इन अ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। क्या मतलब है, जो हमारा ये 13th A फैक्टर है, ये क्या, इस फैक्टर का नाम क्या है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये हमारे फिब्रिन के साथ मिलके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, देखो, क्रॉस लिंकिंग बनाता है बिटवीन फिब्रिन के बीच में क्या करता है, बहुत सारे फिब्रिन फाइबर्स हैं, फिब्रिन है, उनके बीच में ऐसे करके लिंक बनाता है, उनको जोड़ता है, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। कौन सा फैक्टर, फैक्टर 13th A, ठीक है। स्टेबलाइजेज द फिब्रिन मैश वर्क, जो पूरा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जाल सा बना है, पूरा जो मैश वर्क है उसको स्टेबलाइज करने में काम करता है। देन द फिब्रिन मैश इज फॉर्म्ड एलिमेंट टू फॉर्म्ड आ सॉलिड मास, इसको नोन एज क्लॉट। फिर ये फिब्रिन क्या करता है, फिर ये फिब्रिन क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आया। अब हमने जो भी कुछ भी पढ़ा उसको हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार अपने कास्केड को समझ लेते हैं, समरी कर लेते हैं। 2 पाथवे होते हैं हमारे पास बच्चों, इंट्रिंसिक पाथवे होता है तो और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। मैं देख लेती हूँ, ठीक है, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। जब हमारी किसी ब्लड वेसल की सरफेस का डैमेज होता है तो इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो होता है। सबसे पहले 12th फैक्टर एक्टिवेट होता है। जब ये क्या होता है, जब ये ब्लड और ये सब जो प्लेटिलेट्स हैं ये हमारे कोलेजन के संपर्क में आती है तो ये एक्टिवेट होने लगता है। फिर 12th फैक्टर हमारे 11th फैक्टर को एक्टिवेट करता है, 11th फैक्टर 9th फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और 9th फैक्टर 10th फैक्टर को एक्टिवेट करता है ना। और 9th के संग हमारा जो 8th एक्टिवेटेड फैक्टर है वो भी काम करता है 10th को एक्टिवेट करने में। इंट्रिंसिक हो गया है। एक्सट्रिंसिक जहाँ टिश्यू डैमेज होता है, सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, ये 3rd फैक्टर होता है। 3rd फैक्टर किसे एक्टिवेट करता है, हमारे 7th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। 7th किसको एक्टिवेट करता है,
हमारे 10th फैक्टर को। देन उसके बाद 5th फैक्टर को 6th फैक्टर जो होता है बेसिकली 6A, ये क्या करता है, नॉट 6A, 5th A, सॉरी 5th A हमारे 10th A के संग मिलके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब फिब्रिन बन गया, हमें फिब्रिन का मैश स्ट्रक्चर बनाना है, फिब्रिन का पॉलीमर बनाना है। तो हमारा 13th A और कैल्शियम आयन मिलके क्या करते हैं, फिब्रिन का क्लॉट बनाते हैं, जिससे हमारी जो वुंड से हमारी जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। तो कितना अच्छा कास्केड है ना। आप अगर इसको ईजिली लर्न करोगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप ये लर्न करना, इसलिए मैंने आपको अटैच किया है ये। जब आप इसको लर्न करोगे, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। इससे आप सारे फैक्टर्स लर्न कर लोगे। 12th फैक्टर कौन सा होता है हमारा, हैगमैन फैक्टर। 13th होता है फॉलन, जो कि फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। पहला है फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, आपको सब याद हो जाएगा बहुत इजीली, है ना। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। ये हमारे चैप्टर है का लास्ट टॉपिक है। ब्लड ग्रुपिंग छोटा सा है और हो सकता है हम नेक्स्ट अपनी क्लास में अपना न्यू टॉपिक भी, न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करें। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। वी विल मीट सुपर सून इन द